हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा आप लोग जानते हैं, हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसका क्या नाम है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, जिसमें ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, बहुत ज़्यादा प्यार दिया था फर्स्ट पार्ट में, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए। फिर हम दूसरा पार्ट लेकर आ गए हैं कि मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन सीरीज में हमने बताया था कि ऑर्गेनिक के जितने पोर्शन है मैं कवर कराऊंगा। पहले पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन देखा था, आज भी हम 20 लगभग क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन जो है तो या तो प्रीवियस ईयर में आए रहेंगे या तो प्रीवियस ईयर में आने में मतलब आने वाले ईयर में आने की संभावनाएं रहेंगी, मतलब आ सकते हैं। ठीक, तो आप क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी सीखते चलिए, किस प्रकार से क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है तो देख के उसको डरना नहीं है। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। हम बोला ना, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। आप 3 ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर पाते हैं, अब बहुत बड़ी बात होती है। अगर ऑप्शन को एलिमिनेट करना आप सीख गए तो सही ऑप्शन तो पकड़ ही लेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। साथ साथ कॉन्सेप्ट को नोट करते रहिए। क्वेश्चन को नोट करेंगे तो क्या रट लेंगे, जरूरी थोड़ी नहीं कहेगा। इसी बेस्ड पे क्वेश्चन, मैं बोला है ना, जो क्वेश्चन करा रहे हैं इसी बेस्ड पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिएजेंट ऑफ रोजेनमूड रिडक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा रोजेनमूड अपचयन का अभिकर्मक है। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि रोजेनमूड रिडक्शन होता क्या है। पहले खुद से आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। चलिए, रोजेनमूड रिडक्शन होता क्या है। सुने होंगे कभी तो कभी ना सुने होंगे ना, रोजेनमूड रिडक्शन क्या होता है। क्या है रोजेनमूड रिडक्शन? चलिए मैं बता रहा हूँ। रोजेनमूड रिडक्शन जब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन H2PD और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में कराई जाती है तो क्या बनता है हमारा, एल्डिहाइड बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड। क्या, बेंजल्डिहाइड डिहाइड। तो रोजेनमूड रिडक्शन का हमारा अभिकर्मक क्या हो गया, H2PD BaSO4 होता है। ठीक, मतलब हाइड्रोजन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। बनता क्या है, जब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन, एनसीईआरटी पूरी रिएक्शन है, साफ साफ लिखी गई है एनसीईआरटी में जो लिखी गई है। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, H2PD BaSO4 के प्रेजेंस में, तो हमको एल्डिहाइड बनता है। तो आप देख सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में भी इसका उपयोग होता है। एल्डिहाइड क्योंकि बन रहा है तो क्या बन रहा है, बेंजल्डिहाइड बन रहा है, तो उसका अभिकर्मक क्या होता है, BaSO4। ZnHgHCl किसका होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन का होता है। क्या, क्लीमेंसन रिडक्शन का, याद कर लीजिए। SnCl2HCl किसका होता है, स्टीफन रिडक्शन का होता है। स्टीफन रिडक्शन का होता है। स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है, जब हम साइनाइड की एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन SnHCl मतलब SnCl2 प्लस HCl से कराते हैं तो हमको RCHO मिलता है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, स्टीफन रिडक्शन। मतलब स्टीफन रिडक्शन से भी हमको एल्डिहाइड मिलता है और रोजेनमूड रिडक्शन से भी हमको एल्डिहाइड मिलता है, लेकिन क्लीमेंसन रिडक्शन से हमको एल्डिहाइड नहीं मिलता। क्लीमेंसन रिडक्शन से हमको क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। क्या मिलता है, एल्केन। देख लीजिए क्या होता है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जब ZnHgHCl के प्रेजेंस में करता है तो क्या होता है, बस यहाँ से क्या करिए, HH लगा दीजिए, मतलब ऐसा हो जाता है, ओके जगह मिल रहा है तो हमको एल्केन मिल जाता है। तो मतलब देखिए, क्लीमेंसन रिडक्शन से हमको एल्केन मिल रहा है। इस किसका रिएजेंट है, SnCl2 प्लस HCl, बताइए किसका है, स्टीफन रिडक्शन का है। और H2PD BaSO4 पैलेडियम बेरियम सल्फाइड किसका है, बताइए, रोजेनमूड रिडक्शन का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए, बी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब PD BaSO4 वाला किसका है, कहीं भी आपको PD BaSO4 लिखे मिले और एसिड क्लोराइड है, तुरंत आप CHO बना दीजिए। ठीक, कहीं आपको SnCl2 प्लस HCl दिखे, उसके सामने अगर लिखा, किसके सामने लिखा रहे, साइनाइड के सामने लिखा रहे, तो आप क्या करिए, बस CN को CHO बना दीजिए। क्लियर हुआ। इसके किसके थ्रू जाता है एक बार देख लीजिए। जैसे SnCl2 प्लस HCl लिखा है तो पहले इमीन बनता है। इमीन देख लीजिए कैसा बनता है, RCNH2, ऐसा पहले इमीन बनता है।
उसके बाद हमारा जब फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो हमको CHO मिलता है। तो यह हो गया स्टेफन रिडक्शन की कहानी, नोट कर लीजिए। कराते हैं तो क्या RCH डबल बॉन्ड NH हमारा क्या है इमीन है, क्या है इमीन है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O+ लिखा है मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, क्योंकि H2O लिखा होता था हाइड्रोलिसिस होता, H+ उसमें हम ऐड कर दिए तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं तो हमको मिल जाता है एल्डिहाइड। आप इतना भी याद कर सकते थे, लेकिन क्या पता बीच में से पूछ दे कि हाइड्रोलिसिस के बाद ही हमको प्रोडक्ट मिलता है क्या एल्डिहाइड, बीच में हमारा इमीन बनता है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर हुआ? मतलब रोजन-मूर रिडक्शन में क्या होता है PDBSO4 होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है ZnHD। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर में, आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखेगा। तो क्या करना है, बस कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट कर देना है, किसमें एल्केन में, किसमें एल्केन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो पहले हमको पता होना चाहिए, खुद से ट्राई करिए। अच्छा इटार्ड रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, खुद से एक बार ट्राई करिए। इटार्ड रिएक्शन क्या होता है अगर आप जानते होंगे तो इटार्ड रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट तो बता ही देंगे। अच्छा मैं क्यों पूछ रहा हूँ फाइनल प्रोडक्ट, बीच में एक इंटरमीडिएट भी बनता है, वो भी पूछा जा चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। देखिए इटार्ड रिएक्शन क्या होता है समझ लीजिए। इटार्ड रिएक्शन टॉल्यूइन की रिएक्शन होती है, किसकी, टॉल्यूइन की। टॉल्यूइन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप जुड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं टॉल्यूइन। CrO2Cl2 से रिएक्शन होती है, इसको क्या कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड, क्या कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड, क्या कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड। तो टॉल्यूइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से करते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, बेंजल्डिहाइड बन जाता था। देखिए एल्डिहाइड ही मिला ना, ऐसा बहुत फेमस रिएक्शन है क्या। तो देखिए अगर हमको टॉल्यूइन से कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि टॉल्यूइन से हमको बेंजल्डिहाइड बनाना है, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, तो क्रोमिल CrO2Cl2 यही यूज करेंगे। अब फाइनल प्रोडक्ट पूछा है तो बीच में जानते हैं क्या बनता है, देखिए चलिए मैं ऊपर बता दे रहा हूँ। CHO CrOHCl2 का होल ट्वाइस, इसको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो बीच में बनता है, फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो हमारा बन जाता है। नेम रिएक्शन में अगर पूछेगा तो डायरेक्ट आपको टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड किससे बनता है, इटार्ड रिएक्शन द्वारा। नेम रिएक्शन एक तैयार हुआ ना, एक देखिए रोजन-मूर तैयार हुआ, क्लेमेंसन रिडक्शन तैयार हुआ, स्टेफन रिडक्शन तैयार हुआ, और एक किसका इटार्ड रिएक्शन। मतलब 2 क्वेश्चन में आपको 4 नेम रिएक्शन तैयार करा दिए। कहीं ऐसा होता है बता दीजिए, बस DNS प्लेटफॉर्म पे ऐसा होता है, ठीक। तो CrO2Cl2 लिखा रहेगा, क्रोमिल क्लोराइड रहेगा, तो टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के बीच में हमको अगर फाइनल प्रोडक्ट नहीं पूछता, अगर पूछा इंटरमीडिएट क्या बनता है तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कुछ बार बनता है CH, देख लीजिए OCrOHCl2 का होल ट्वाइस, यही हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग सही से। अरे बोलिए सही है ना, कितने नेम रिएक्शन तैयार हुए, 4 नेम रिएक्शन, 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, अच्छा सही बोलिए, सच बोलिएगा, इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, जब हम टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में, क्रोमियम क्लोराइड के CrO2Cl2 के प्रेजेंट बनाते हैं तो हमारा क्या मिलता है बेंजल्डिहाइड। उस रिएक्शन का क्या नाम है बोलिए, इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट, व्हेन टॉल्यूइन रिएक्ट विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। टॉल्यूइन की स्ट्रक्चर आप लोग को पता हो गया होगा, किसकी रिएक्शन करा रहा है Br2, किसके प्रेजेंट में, लाइट के प्रेजेंट में, HNu के प्रेजेंट में करा रहा है, क्या है HNu लिखा रहता है मतलब लाइट के प्रेजेंट में हो रहा है। इस साइड चेन रिएक्शन आप लोग नाम सुने होंगे, साइड चेन रिएक्शन का नाम सुने होगा, वही रिएक्शन है। कितने लोग इसमें कहेंगे देखो आर्थो पे लगा दीजिए, पैरा पे लगा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें क्या बनता है बताइए,
जब इसके हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको बेंजल्डिहाइड मिलता है। ठीक, क्लियर हुआ? तो मतलब देखिए क्या पूछ रहा है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट प्रेजेंट में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बेंजाइल ब्रोमाइड मिलता है। ठीक, ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पीछे वाला ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा, कौन सा मिलता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा गौर करिएगा, यहाँ देख सनलाइट प्रेजेंट कर रहा है, आपकी एनसीईआरटी लिखते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, लिखती है कि व्हेन टॉल्यूमेन रिएक्ट विद Cl2 या तो H2 या तो Br2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस फॉर्म बेंजल्डिहाइड। ठीक, तो अगर फॉलोड बाय अगर यहाँ पे लिखा होता तो हमारा तो फाइनल प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड हम बता देते हैं, चूंकि बस क्या कहा क्या है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो बस लाइट के प्रेजेंट में हमको यही बेंजाइल ब्रोमाइड मिलता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेंजाइल ब्रोमाइड। हाँ, अगर आपको फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यहाँ पे लिख दे कि फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, लिख देगा तो हमको बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा, तब सही रहेगा। आप बेंजल्डिहाइड लगा सकते थे, आर्थो पैरा वाला बनता है नहीं। इसका क्या नाम है, साइड चेन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, साइड चेन रिएक्शन। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। एक और फेमस रिएक्शन का नाम है, उसको भी नोट कर लीजिए साथ साथ, क्या, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, कोच रिएक्शन। क्या होता है, जब बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं किससे, CO HCl एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो हमको बेंजल्डिहाइड मिलता है, क्या, CHO, क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड। ठीक, तो इससे भी बेंजल्डिहाइड बनता है साइड चेन रिएक्शन से, लेकिन बीच में हमको बेंजाइल ब्रोमाइड मिलता है, और इससे भी गाटरमैन कोच रिएक्शन से भी मिलता है। इस बात को याद रखिए, पूछ सकता है गाटरमैन कोच रिएक्शन का क्या है अभिकर्मक, तो क्या होगा, CO HCl होता है। ठीक, किससे करता है, बेंजीन के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक, तो नेम रिएक्शन क्लियर करते रहिए। अब यहाँ से नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो 5-6 रिएक्शन 3 क्वेश्चन में ही हो गया आप लोग का। ठीक, चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा उसकी रिएक्शन जब ZnHg किसके प्रेजेंट में कराएंगे, HCl के प्रेजेंट में, वो भी कैसा रहेगा, कॉन्क HCl रहेगा, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक मीडियम रहेगा, तो हमारा क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। यहाँ पे बस H लगा दीजिए, यहाँ पे H लगा दीजिए, क्या बन जाता है, एल्केन। तो नाम याद कर लीजिए, पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, एल्केन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर C। ठीक, तो क्या क्लीमेंसन रिडक्शन का जब पूछ दे कि रेजेंट क्या होता है, तो ZnHg HCl लिखा रहता है, पहले वाले क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक, एल्डिहाइड नहीं होगा, कीटोन नहीं होगा, एल्केन सही है, ऑप्शन नंबर C। तो क्लीमेंसन रिडक्शन याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, निम्नलिखित में कौन सा टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए पहले कौन कौन से देते हैं देख लेते हैं। सबस्ट्रेट, पहला एल्डिहाइड देता है, दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये भी देता है, तीसरा कीटोन, ये नहीं देता। तो मतलब एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता। अच्छा, टॉलरेंस टेस्ट में होता क्या, इसको क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। क्या, सिल्वर मिरर टेस्ट, क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। रिएजेंट क्या होता है टॉलरेंस टेस्ट का, लिख लीजिए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हमारा होता है। ठीक, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3 + NH4OH। ठीक, और लिखा रहेगा
NH2 होल ट्वाइस और OH माइनस, ऐसा भी लिखा जा सकता है प्लस। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, रिएजेंट इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एक बार ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे NH3 का होल ट्वाइस कर दीजिएगा, ठीक। रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होता है, इतना हम रिएजेंट लेते हैं। रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होता है, क्या रिएक्टिंग स्पीसीज होता है, Ag2O। बस, इससे बाहर क्वेश्चन आपसे टॉलरेंस टेस्ट से नहीं पूछेगा। कौन कौन सा देता है, एल्डिहाइड देते हैं, सभी एल्डिहाइड देते हैं, ऐसा कर दीजिए, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, सभी देते हैं। कीटोन कोई भी नहीं देता, चाहे जैसा भी कीटोन हो नहीं देगा। रिएजेंट क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, जिसको AgNO3 प्लस NH4OH लिखा जा सकता है, या तो AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस OH माइनस, ऐसा भी लिखा जा सकता है। रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होता है, Ag2O होता है। होता क्या है देख लीजिए, ऐसे मान लीजिए कोई मैं एल्डिहाइड ले रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे H ले रहे हैं, R एल्काइल ग्रुप कोई हो सकता है। जैसे हम इसमें टॉलरेंस रिएजेंट डालेंगे, क्या होगा, सॉल्ट बन जाएगा, RCO माइनस प्लस Ag का PPT आ जाता है, जो कि सिल्वर कलर का होता है। मतलब कोई टेस्ट ट्यूब में आप लेंगे, कंपाउंड लेंगे, मान लीजिए एल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड ही लेते हैं, उसमें जैसे ही टॉलरेंस रिएजेंट डालेंगे, नीचे सिल्वर कलर मतलब Ag का PPT आ जाता है, सिल्वर के साथ चमकता रहता है, इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक। तो हमको अगर एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करना हुआ कि एल्डिहाइड है कंपाउंड की कीटोन है, तो हम क्या टेस्ट करेंगे, टॉलरेंस टेस्ट करेंगे। अब देख लीजिए, एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब बेंजीन रिंग से कोई एल्डिहाइड जुड़ा रहे, ठीक। और वैसे एल्डिहाइड तो CHO होता है, CH3OH होता है, CH3CHO होता है, ठीक। अब R बढ़ाते जाइए आपका। और कीटोन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR डैश, यहाँ पे R सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अब देखिए कौन सा नहीं देगा, दिमाग में बना लीजिए कि एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड, तब एल्डिहाइड सभी देते हैं, बस हमारा कीटोन नहीं देता। इतना क्लियर हुआ। देखिए SCHO क्या है, एल्डिहाइड है, CH3CHO क्या है, एल्डिहाइड है, दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड है। PHCHO का मतलब क्या हुआ, PH का मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग ही है, ठीक, फिनाइल रिंग यूज करते हैं CHO। एक क्या हुआ, एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, ए भी देगा। CH3CO CH3 क्या है, देखिए कीटोन है, CH3CO CH3 कीटोन है, तो कीटोन देता है, नहीं देता। तो कौन सा टेस्ट नहीं देगा, CH3CHO नहीं देगा। रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, Ag2O क्या बनता है, साल्ट बनता है, और Ag का PPT टेस्ट ट्यूब में आ जाता है, ठीक। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या होता है, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। बस, कौन कौन से सबस्ट्रेट देते हैं, एल्डिहाइड देता है, एरोमेटिक मतलब एल्डिहाइड सभी देते हैं, कीटोन नहीं देता, ठीक। क्लियर हुआ। तो इससे बाहर अब आपको टॉलरेंस टेस्ट से क्वेश्चन कभी जीवन में पूछ ही नहीं सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इससे बाहर क्वेश्चन आखिर क्या पूछ सकता है, आप देखेंगे क्वेश्चन बस यही पूछता है कि टॉलरेंस टेस्ट कौन सा देगा, कौन सा नहीं देगा, बस। चलिए, सबस्ट्रेट जरूर याद कर लीजिए कौन कौन देता है। आप एक बार इसको ये सब भूल जाते हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन भूलना नहीं है, दिमाग बना के रहना है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए। ये सब क्वेश्चन हार्ड में चले जाते हैं, ये सब क्वेश्चन मीडियम में रहते हैं। जब पूछता है कि कौन सा स्पीसीज रिएक्ट करता है, तो ये सब हार्ड में चले जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट कौन सा, फेलिंग टेस्ट। देखिए आपको 3 टेस्ट कार्बोनिक पढ़ने हैं, एक टॉलरेंस पढ़ना है, एक फेलिंग पढ़ना है, एक हैलो फॉर्म पढ़ना है। तीनों क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक। इसमें भी है रिएक्टिंग स्पीसीज कौन, सबस्ट्रेट कौन कौन से रहेंगे। पहले तो क्वेश्चन नहीं आता कौन कौन से देंगे। पहला एल्डिहाइड देगा, दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड, नहीं देगा, तीसरा कीटोन नहीं देगा, ठीक। तो मतलब इसमें देखिए उसमें सभी एल्डिहाइड दे रहे थे, इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता, बेंजल्डिहाइड नहीं देता, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देख लीजिए कौन सा नहीं देगा। विल गिव पूछ रहा है, कौन कौन देगा। देखिए क्या है, PHCHO क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये भी नहीं देगा। CH3CHO है, एसिटल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये दे देगा। CH3CO CH3 है, नहीं देगा, मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फेलिंग टेस्ट होता क्या है, देखिए फेलिंग रिएजेंट दो है, 2 प्रकार के होते हैं। फेलिंग रिएजेंट है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, फेलिंग रिएजेंट ए, फेलिंग रिएजेंट बी। इसमें ए में क्या होता है, एक्वस
CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है, और बी में क्या होता है, रॉचेल सॉल्ट होता है। क्या, रॉचेल सॉल्ट, एनसीईआरटी लिखती है आपकी। इसको क्या नाम है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट लिख लीजिए। क्या, सही से लिख लीजिए, क्या, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्या नाम है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टरेट। ठीक, स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा होता है। टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना दीजिए, उसका साल्ट बनाना है हमको, COONA+O- COOK+, तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है। रिएक्टिंग स्पीसीज में क्या होती है, बताइए, रिएक्टिंग स्पीसीज में क्या होती है, इसमें भी जानना जरूरी है। स्पीसीज Cu2, रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होती है, Cu2 हो इसकी, सॉरी बस कॉपर ऑक्साइड होता है। CuO क्या स्पीसीज क्या होती है, बोलिए, CuO होती है। होता क्या है देख लीजिए, इसमें भी आप लोग देख लीजिए क्या होता है। CuO से Cu2O में जाता है। ठीक, CuO से CO2O में जाता है, मतलब +2 से +1 में जाता है। इससे ऑक्सीडेशन निकालिएगा, यहाँ पे +2 आएगा, ऑक्सीडेशन घट रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे ब्लू कलर का होता है, जब ऑक्सीडेशन 2 में कॉपर रहता है तो ब्लू कलर का रहता है, लेकिन यहाँ पे जैसे +1 में जाता है ब्रिक रेड कलर का हो जाता है। किस रेड का, ब्रिक रेड, ईंटे के कलर का हो जाता है। तो जैसे ही हम एल्डिहाइड लेंगे, अगर ईंटे का कलर का हम फेलिंग सोल्यूशन डालने पे आ रहा है तो हम कह देंगे वो क्या है, एल्डिहाइड। और कौन सा एल्डिहाइड है, एलिफैटिक वाला है, एरोमेटिक वाला नहीं देता। ठीक, इसमें भी क्या होता है, मान लीजिए मैं HCHO ले रहा हूँ, इसमें फेलिंग सोल्यूशन डाला, फेलिंग सोल्यूशन डालेंगे तो इसमें भी क्या होगा, सॉल्ट बन जाएगा, और Cu2O का PPT आ जाएगा, जो कि ब्रिक रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्रिक रेड कलर का होता है। तो फेलिंग टेस्ट में क्या, फेलिंग सोल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन लिख लीजिएगा, या तो रिएजेंट भी लिख सकते हैं। फेलिंग सोल्यूशन एक क्या होता है, एक्वस CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट होता है, दूसरा क्या होता है, रॉचेल सॉल्ट होता है, जिसको सोडियम पोटेशियम टार्टरेट भी कहते हैं। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, कभी पूछेगा नहीं जीवन में, लेकिन आप जानकारी के लिए देख लीजिए, किसी के सामने बोलेंगे तो आपका एक्सप्रेशन बढ़िया होगा, इंप्रेशन आपका बढ़िया होगा। ठीक, होता क्या है, रिएक्टिंग स्पीसीज में क्या होती है, CO2 ले रहे हैं इतना, स्पीसीज रिएक्ट कर रही है इतना है। फेलिंग सोल्यूशन ए भी आपको मिला के मिलता है, आपको लैब में जाएंगे लिखा रहेगा फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बॉटल में। ऐसे टॉलेंस टेस्ट में भी टॉलेंस रिएजेंट आपको मिलता है, बस आपको टेस्ट ट्यूब में लेकर कंपाउंड को चेक करना होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, CO क्या होता है, कन्वर्ट होता है Cu2 में होता है, यही PPT आता है, जो कि ब्रिक रेड कलर का होता है, इसमें ब्लू कलर का होता है। सबस्ट्रेट कौन कौन से देते हैं, इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड सभी देते हैं, एलिफैटिक वाले देंगे, एरोमेटिक वाले नहीं देंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते, कीटोन तो देता है नहीं। अब देखिए टॉलेंस और फेलिंग में अंतर समझिए। टॉलेंस क्या था, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देता था, लेकिन जो हमारा फेलिंग टेस्ट है एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है, इस बात को समझ लीजिए। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब नोट कर लीजिए। सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है। फेलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है, रॉचेल सॉल्ट होता है, जिसको सोडियम पोटेशियम टार्टरेट भी कहते हैं। ठीक, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन देगा, बस एक एल्डिहाइड, वो भी एलिफैटिक वाला। चलिए नेक्स्ट क्या है, विल गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। कौन कौन से पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देंगे, नोट कर लीजिए कौन कौन से देते हैं। सब स्टेट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिए कौन कौन से देते हैं। ठीक, देखिए H रहेगा या तो R रहेगा, R मतलब एल्काइल ग्रुप। X पे कोई हेलोजन हो सकता है, इतने प्रकार के सबस्ट्रेट हमारे रहेंगे तो क्या देंगे बताइए, आइडोफार्म, या तो बोले बताइए हेलोफार्म। आइडोफार्म हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हम आयोडीन का उपयोग करेंगे। अगर हम हेलोफार्म बोले तो हेलोजन में किसी का मतलब अगर सीगल का उपयोग करेंगे उसको क्लोरोफार्म टेस्ट कहेंगे, लेकिन फेमस है ये आइडोफार्म टेस्ट। तो मतलब इतने प्रकार के सबस्ट्रेट हमारे देते हैं। रिएजेंट कौन कौन से रहेंगे ये भी नोट कर लीजिए।
लिखा रहेगा H2 प्लस NaOH, या तो KOH भी लिखा जा सकता है, या तो क्या लिखा जा सकता है, दोनों को मिला के NaOX लिखा जा सकता है। अगर I2 प्लस NaOH लिख देगा तो उसको आइडो फॉर्म कहेंगे। अगर H2 बस लिखा है तो उसको हेलो फॉर्म कहेंगे। Cl2 प्लस NaOH लिखा है तो उसको क्लोरोफॉर्म टेस्ट कहेंगे। तो कभी कभी पूछ सकता है कौन सा टेस्ट आपका हेलो फॉर्म देगा, तो इतने टाइप के रहेंगे तो देगा। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, आप लोग तुरंत पहचान जाएंगे कौन देगा कौन सा नहीं देगा। होता क्या है बता दीजिए, इसमें बनता क्या है एक बार देख लीजिए। सेम चीज करना है आपको, सॉल्ट बना देना है, एक सॉल्ट बना देना है Na, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देना है। और एक क्या करना है बताइए थे, CH3 बना देना है, हेलो फॉर्म जिसको कहते हैं, क्या, हेलो फॉर्म। अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, CHI3 कर दें तो क्या हो जाएगा, आइडो फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइडो फॉर्म। क्या हो जाएगा, आइडो फॉर्म। अगर यहाँ पे हम कर दें CHCl3 कर दें तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। तो किसी के नाम से भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, कौन कौन से सबस्ट्रेट देते हैं। आप एक चीज नोट किए होंगे, फंक्शनल ग्रुप के बगल में CH3 ग्रुप जरूर है हर में। तो जहाँ पे CH3 ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के बीच में रहेगा, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए कार्बोनिल है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे X है, यहाँ पे XX है। तो ये बताइए जिसके बगल में अल्फा पोजीशन पे, मतलब उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, मस्ट बी। मैं क्या लिख रहा हूँ, मस्ट बी, मस्ट हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्या, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। चलिए देख लेते हैं किसमें है किसमें नहीं है, अभी क्लियर हो जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ। एक रीजेंट और भी लिख सकता है, H2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ये भी लिखा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा। इसका क्या नाम है, सोडियम हाइपोहैलाइड। क्या, सोडियम हाइपोहैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड नाम है NaOX का। ठीक, अगर यहाँ पे Cl लेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा, यहाँ पे आयोडीन लेंगे सोडियम हाइपो आयोडाइड हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, सबस्ट्रेट याद कर लीजिएगा। ये सबस्ट्रेट अभी आपको एक जगह और मिलेगा, हम बताऊंगा। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में यही आपको रेजेंट मिलेगा। क्या है, रेजेंट है, सबस्ट्रेट सब यही हमारे हैं, CH3 ग्रुप होना चाहिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ, टॉलरेंस फेलिंग और हेलो फॉर्म। देखिए बेंजल डिहाइड के स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, CHO। पता है इसके बगल में कहीं CH3 ग्रुप आपको दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो चश्मा लगवा लीजिए, नहीं दिख रहा है तो ये नहीं देगा। 2 पेंटेनोन, पेंटेनोन भी है 2 पे है, मतलब पेंटेन पहले बना दीजिए, 1 2 3 4 5, और 2 पोजीशन पे आप डबल बॉन्ड 2 लगा दीजिए तो 2 पेंटेनोन हो गया। ठीक, 3 हेक्सेनोन है, पहले हेक्सेन बना दीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 3 पे लगा दीजिए, तीसरे पे लगा देते हैं। 3 पेंटेनोन, पेंटेन बना दीजिए, 1 2 3 4 5, और तीसरे नंबर पे लगा दीजिए। ठीक, अब बताइए किसके बगल में आपको CH3 ग्रुप दिख रहा है, बताइए। बेंजल डिहाइड में तो नहीं दिख रहा है, इसमें देखते हैं 3 हेक्सेनोन में देखते हैं, इसके बगल में CH2 है, CH2 है। हम क्या बोले, अल्फा पोजीशन तो हमको 3 हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए, चाहे जैसे ही, तभी वो हेलो फॉर्म देगा। तो ये भी नहीं देगा। इसमें देख लेते हैं, इसमें भी CH2 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हम कैसे डिनोट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन के जस्ट सटे हुए कार्बन को हम उसको अल्फा पोजीशन कहते हैं। उससे सटे हुए कार्बन को, या बोले उससे जुड़े हुए कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों भी फेल हो गए। अब यही एक बचता है, देख लेते हैं देगा कि नहीं। क्या, 2 पेंटेनोन बचा हुआ है। क्या, 2 पेंटेनोन, 1 2 3 4 5, और दूसरे स्थान पे हमारा पेंटोन लगा हुआ, मतलब कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। पेंटोनोन मतलब कीटोन ग्रुप। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक CH3 रहेगा और CH2। हमको तो एक ही चाहिए ना मेरे भाई, हमको तो एक ही चाहिए, हमको एक मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए CH3 ग्रुप मिल गया, मतलब ऑप्शन यही हमारा सही हो जाएगा। तो समझ लीजिए, अगर स्ट्रक्चर बनाना सीख जाते हैं तो आप बता देंगे। अब सबस्ट्रेट जरूर याद कर लीजिए, इसमें से कुछ भी रहेगा, इसमें से कुछ भी रहेगा, सब दे देंगे। रिजेंट क्या होगा,
ये सब सारे होंगे। क्लियर, एकदम क्लियर। क्योंकि मैं पानी पी लेता हूँ, हम लोग एक बार क्लियर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बनता क्या देख लीजिए, क्या बनता है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अच्छा बताइए साल्ट बन रहा है मतलब हमारा पीछे सब माहौल कैसा है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, NaOH ले रहे हैं, KOH ले रहे हैं। तो अगर साल्ट हमको प्रोडक्ट मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, मतलब सब रिएक्शन किसका है, बेसिक मीडियम में हो रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे भी नोट कर लीजिएगा, किसका साल्ट बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन कौन के स्पीशीज देंगे देख लीजिए, रिएक्टिंग स्पीशीज से होता है, इंपॉर्टेंट यही है। फेलिंग सोल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है। चलिए एसिडिक स्ट्रेंथ हम देख लेते हैं, बता चुके हैं। इनवर्सिव प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्लस माइनस आई इफेक्ट, ठीक। पिछले वीडियो में बता चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक। तो प्लस आई जितना ज़्यादा ग्रुप रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम रहेगा, माइनस आई जितना ज़्यादा ग्रुप रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा रहेगा। माइनस आई बोले तो COOH ग्रुप जुड़ा रहे, CN ग्रुप जुड़ा रहे, Cl ग्रुप जुड़ा है, हाइड्रोजन सब जुड़ा रहे, और कुछ भी जो कि इलेक्ट्रॉन CN हो गया, Cl2 हो गया, ठीक, यही सब ग्रुप जुड़े रहेंगे, यही सब आपको पूछे भी जाते हैं। तो क्या माइनस आई ये सब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, माइनस आई। अब Cl के जैसे Cl हो गया, Br हो गया, फ्लोरीन हो गया, कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन कोई भी हो सकता है, तो ये सब क्या लगाते हैं, माइनस आई। प्लस आई जैसे CH3 ग्रुप हो गया, क्या लगाते हैं, प्लस आई ग्रुप लगाते हैं, ठीक। यहाँ पे OCH3 रहेगा, OCH3 हमारा माइनस आई भी लगाता है, प्लस M भी लगाता है। फिर क्या होगा, OH ग्रुप रहेगा, तो ये सब माइनस आई वाले ग्रुप है, ये सब एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं। अब देख लीजिए फॉर्मिक एसिड है HCOOH, ठीक। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मतलब CCl3COOH, ठीक। Cl3CCOOH, ठीक। एसिटिक एसिड है CH3COOH, ठीक। ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है मतलब CF3COOH, यही है हमारा। चलिए मैं फिर से लिखता हूँ, CCl3COOH, ठीक। एसिटिक एसिड है CH3COOH, और क्या ट्राइफ्लोरो मतलब CF3COOH है। अब बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा माइनस आई ग्रुप वाला लगा रहेगा उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ग्रुप पूछ रहा है, इसमें H ग्रुप लगा हुआ है, इसमें CH3, तो CH3 तो हमारा प्लस आई लगाता है ना मेरे भाई, तो प्लस आई लगाता है एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, मतलब सबसे कम तो इसका होगा। अब देखिए दो हमको पता है कि Cl भी हमारा लगाता है और F भी हमारा लगाता है, तो सबसे ज़्यादा कौन लगाता है, याद कर लीजिए प्रायोरिटी ऑर्डर, F से Cl से ज़्यादा F लगाता है, ठीक। तो जो सबसे ज़्यादा माइनस आई ग्रुप लगाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी सबसे ज़्यादा रहेगी, बोले स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड रहेगा, तो F वाला सबसे ज़्यादा होगा, मतलब ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिड होगा, ठीक। H के रेफरेंस में ही सब हम लेते हैं, कौन सा माइनस लगाएगा कौन सा प्लस आई लगाएगा, ठीक। CH3 वाला तो घटा देगा, CH3 का कोई चर्चा ही नहीं करना। तो मेन बचा हमारा दो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड बचा। तो दोनों में से बताइए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई वाला रहेगा वो सबसे ज़्यादा करेगा, तो किसका होगा बताइए, फ्लोरीन का होता है, क्लोरीन से ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक। अब यहाँ पे आपको pKa वैल्यू से भी पूछ सकता था। देखिए जो Ka वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ के होता है, ठीक। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है pKa के वैल्यू के, ठीक। तो मतलब जितना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम pKa वैल्यू। तो यहाँ से पूछ सकता था किसका सबसे कम pKa वैल्यू होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ, ठीक। तो pKa वैल्यू का अगर Ka वैल्यू सबसे ज़्यादा पूछता, Ka मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका,
इसका ही हो जाता। अरे बताइए ना, अरे बताइए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3 टॉल्यूइन बना हुआ है, KMnO4 KOH लिखा हुआ है। कभी ऐसा आपको सबस्ट्रेट दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा कार्बन, अगर इसके पास एक भी हाइड्रोजन है, एक भी है, यहाँ पे तो 3 हैं, अगर एक भी हाइड्रोजन है, अगर KMnO4 लिखा हुआ है प्लस KOH लिखा हुआ है, तो आप क्या करिए, CH3 को COO में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगर एक भी हाइड्रोजन, अगर कुछ ऐसा लिखा रहे, चाहे जितनी लंबे कार्बन चेन हो, यहाँ पे एक इस पे CH2 जुड़ा रहे, तो क्या होगा? तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे जितनी लंबे कार्बन चेन रहेगी, सब मिलके क्या बना लेंगे, बस एक ग्रुप आ जाएगा, COOH ग्रुप आ जाएगा। क्लियर हुआ? अगर मान लीजिए ऐसा है, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, अरे क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है ना, और यहाँ पे डाला हुआ है KMnO4 और KOH डाला हुआ है, तब बताइए क्या बनेगा? इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। हाइड्रोजन रहेगा तभी हम इसको COH बोलेंगे। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे। तो प्रोडक्ट जान लीजिए क्या बनेगा, बेंजीन रिंग ही ऑक्सीडाइज हो जाएगी और CH3 हमारा ये आ जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? अरे बोलिए ना, क्लियर हुआ? तो इसके पास एक हाइड्रोजन आ जाए। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा देखिए, करेक्ट करिएगा, Cl का हो ज़्यादा होता है फ्लोरीन से। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्राइक्लोरो वाला। ठीक, क्लोरीन वाला ज़्यादा आई लगता है, थोड़ा दिमाग से मुझे लगता है उधर गया था लेकिन आ गया। चलिए बता दी, कोई बात नहीं। ठीक, सही कर लीजिए, ये नहीं होगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होगा। ठीक, Cl वाला होता है, ऑर्डर लिख लीजिए ना, यही ऑर्डर होता है हाइड्रोजन ग्रुप का, -I वाला। तो जितने ज़्यादा -I लगे रहेंगे उतने ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी। ठीक, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसके पास अगर एक H रहेगा तभी COH में कन्वर्ट कर देंगे, चाहे जितनी लंबी चेन रहे। यहाँ पे चाहे जितनी लंबी, आप 10 कार्बन की चेन लगा लीजिए, एक ही ग्रुप आ जाएगा, COH ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, अगर ऐसा रिएजेंट आपको लिखा हो, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक, और अगर यहाँ पे H न मिले हमको तो क्या करेंगे, तो बेंजीन रिंग ही ऑक्सीडाइज कर जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं, हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन जानते रहिए आप। ठीक, फिर ज़्यादा फॉलोइंग जोन्स रीजेंट। जोन्स रीजेंट क्या होता है? जोन्स रीजेंट हमारा यही होता है, CrO3H2SO4, या तो CrO3H2O भी लिखा जा सकता है। ठीक, क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, तो पूछे जोन्स एजेंट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या करता है? प्राइमरी एल्कोहल को, देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है? प्राइमरी एल्कोहल को कहाँ तक लेकर जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड तक कन्वर्ट कर देता है। ठीक, आया समझ में? अगर माइल्ड रहेगा, जैसे PCC PDC वगैरह हैं, पैलेडियम क्लोरोक्रोमेट, पैलेडियम डाइक्रोमेट, ये दोनों क्या है? माइल्ड हैं। क्या प्राइमरी को कहाँ तक ले जाते हैं? प्राइमरी एल्कोहल में लिखा देता हूँ। अच्छा, माइल्ड वाले क्या करते हैं? माइल्ड वाले क्या करते हैं? प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड तक, सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन तक, और टर्सरी एल्कोहल को कुछ नहीं बिगाड़ पाते। बस एक ही माइल्ड ऑक्सीडाइजेशन H2Ni अगर लिखा रहे तो क्या करता है? टर्शियरी एल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, और स्ट्रॉन्ग वाले क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग में क्या आता है? KMnO4 भी आता है। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन। तो प्राइमरी एल्कोहल को किस में लेकर जाएंगे? सारा प्राइमरी किस में जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक,
सेकेंडरी को किसमें बताइए, कीटोन में, ये भी कीटोन बदलते हैं। टर्सरी का ये भी कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। ठीक, बस यही है, H2Ni जो होता है एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। एक स्पेशल टाइप का आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको MnO2 कहते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक, ये क्या करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक को बस कन्वर्ट करता है। क्या है, माइल्ड है, ये भी क्या है, माइल्ड ही है। ठीक, क्या एलाइलिक एल्कोहल अगर रहेगा या तो क्या रहेगा बेंजाइलिक, उसको कहाँ, अगर प्राइमरी एलाइलिक है तो किस में करेगा, एल्डिहाइड में, अगर सेकेंडरी है तो कीटोन में, टर्सरी कुछ नहीं कर पाता। एलाइलिक बोले तो डबल बॉन्ड एलाइलिक, अच्छा पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, एलाइलिक बेंजाइलिक सब तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, एलाइलिक या तो बेंजाइलिक को किसमें, अगर प्राइमरी रहेगा तो किसमें करेगा, एल्डिहाइड में, अगर सेकेंडरी रहेगा तो किसमें करेगा बताइए, कीटोन में, अगर टर्शियरी रहेगा तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ठीक, तो नोट कर लीजिए। तो जोन्स एजेंट हमारा क्या है, यही है, पूछ बता दें, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। स्पेशल टाइप वाला भी याद कर लीजिएगा, क्या स्पेशल टाइप है, जो कि बस एलाइलिक और बेंजाइलिक को, एलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन हम बता चुके हैं पहले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग लोएस्ट pKa वैल्यू। देखिए pKa वैल्यू आ गया, pKa वैल्यू मतलब लोएस्ट पूछ रहा है, मतलब pKa वैल्यू कम है, मतलब Ka वैल्यू ज़्यादा होगा, अरे बोलिए ना, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक, अब देख लीजिए कौन कौन से ग्रुप, कौन से -I वाले जिसमें लगे रहेंगे, ये तो +I लगाता है, +M, ये तो इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, क्या -I लगाता है, क्या लगता है, +M लगाता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हो गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हो गए, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, -I वाला एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, अगर कंपेरिजन किया जाए कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा C की होगी, फिर किसकी होगी, देखिए +M लगा हुआ है, +I लगा हुआ है, तो किसकी होगी, इसमें तो कुछ नहीं लगे हुए हैं, तो इसकी पहले एक फिर B क्या जाएगी। फिर अब दोनों में देखिए, दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए +I भी लगा, -I भी लगाता है। OCS जो एल्कोक्सी ग्रुप है ये -I लगाता है, +M लगाता है, चूंकि इसका डोमिनेट करता है +M डोमिनेट करता है -I के ऊपर, इसलिए +M लगाता है। तो लेकिन इसका इफेक्ट तो क्या है, -I भी है, मतलब इसके बाद कौन आ जाएगा, D आ जाएगा, फिर A आ जाएगा। चूंकि बस इसका +I लगता है, माइनस वाला लगता ही नहीं, इसका कुछ तो -I वाला लगेगा। क्लियर हुआ। तो सबसे ज़्यादा लोएस्ट pKa वैल्यू किसकी होगी, यहाँ पे नोट कर लीजिए, pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka होगा, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ के बराबर होगा। तो जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसका pKa वैल्यू सबसे लो होगा। NO2 माइनस ग्रुप लगाता है, हम जानते हैं माइनस ग्रुप जो होता है हमारा, जो होता है एसिडिटी को घटा देता है, तो एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा, C वाला। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अगर ये होगा तो सबसे लोएस्ट pKa वैल्यू इसी की होगी ना, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया तो हमारे pKa वैल्यू घट जाएगी। अगर सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा तो pKa की वैल्यू सबसे ज़्यादा सबसे कम रहेगी। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक सबसे ज़्यादा किसका होगा। अच्छा एमीन वाले केस में, देख लीजिए, अमीन वाले केस में देख लीजिए, जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन रहेंगे उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोजन रहेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो देखिए जैसे मैं प्राइमरी एमीन लिखता हूँ तो क्या होगा, NH2 और यहाँ पे R लगा रहेगा, तो H को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HH। अब दूसरे नाइट्रोजन से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है ना, अरे बोलिए बना सकता है कि नहीं, यहाँ पे HH रहेगा, HH रहेगा, तो दूसरे से हाइड्रोजन H बॉन्डिंग बना सकता है। तो जितने ज़्यादा H रहेंगे उतने ज़्यादा H बॉन्डिंग होगी। अगर H बॉन्डिंग हो रही तो हमारी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। देख लीजिए किसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, हमको तो पहले ऑप्शन लग रहा है। ठीक, तो किसके कारण होता है, D2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लिख लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग लिख रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के।
जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बाइंडिंग रहेगी उतने ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगी। तो हाइड्रोजन बाइंडिंग किस में ज़्यादा रहेगी? अच्छा, हाइड्रोजन बाइंडिंग होता क्या है? हेलो फोन का नाम सुना है ना? फोन आता है तो उठाते हैं, कहते हैं ना हेलो फोन। तो हाइड्रोजन जब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा रहे फिर किससे बांड बनाए? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इनमें से किसी से बांड बनाए तो उसको हाइड्रोजन बाइंडिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे किससे हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन जुड़ा है, फिर बांड किससे बना रहा है? नाइट्रोजन से, तो इसको क्या कहेंगे? एच बॉन्डिंग। तो एच बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो जितने ज़्यादा एच रहेंगे उतने ज़्यादा एच बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे देखिए एक ही है, यहाँ पे तो एक भी नहीं है। ये क्या प्राइमरी एमीन है। अब एमीन का डिग्री डिसाइड कैसे किया जाता है? जैसे एल्कोहल और हेलो एल्केन का किए हैं हम, ठीक। नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री बताता है। यहाँ पे देखिए 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, 3 से जुड़ा है 3 डिग्री, ठीक। क्लियर हुआ? तो किसकी वजह से होता है? डी टू हाइड्रोजन बाइंडिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्ट विद एसिटामाइड टू फॉर्म मिथाइल एमीन। मतलब एसिटामाइड से देखिए क्या बन रहा है? CH3CNH2 से क्या बन रहा है? मिथाइल एमीन बन रहा है, CH3NH2 बन रहा है। कौन रिएक्शन करता है? तो क्या होता है? Br2NaOH, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, ठीक। Br2 प्लस NaOH करता है, ठीक। इस रिएक्शन का क्या नाम है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्या? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो नाम से भी नेमी रिएक्शन भी पूछ सकता है, डिग्रेडेशन, ठीक। होता क्या है? बस अगर आपको एमाइड के सामने कौन सा एमाइड है बताइए? एसिटामाइड है इसमें। एमाइड ग्रुप क्या होता है? यही हमारे एमाइड है। अब यहाँ पे एसिड CH3 लगाए तो एसिटामाइड हो जाएगा। ये क्या है? मिथाइल एमीन बना हुआ है। अगर कभी आपको एमाइड सामने Br2NaOH लिखा मिल जाए, Br2NaOH लिखा मिल जाए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, Br2NaOH लिखा मिल जाए तो क्या करिए? बस इसको हटा दीजिए। इसको हटा देंगे, हमको जो मिलेगा मिथाइल एमीन मिल जाएगा। एसिटामाइड से मिथाइल एमीन मिल गया। तो आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए 1-2 कार्बन है। अरे है कि नहीं? देखिए 1-2 कार्बन है, यहाँ पे एक ही कार्बन है। एक कार्बन घट गया कि नहीं घट गया इस रिएक्शन में? तो इसको क्या एक नाम से और जानते हैं? स्टेप डाउन रिएक्शन। क्या? स्टेप डाउन रिएक्शन। क्या? स्टेप डाउन रिएक्शन। एक बार फिर से बोलिए। तो हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है? एक कार्बन की संख्या घट जाती है, ठीक। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? क्या होता है? Br2NaOH। इसका इंपॉर्टेंट क्या है? Br2NaOH। नेम रिएक्शन के क्या नाम है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन नाम है, ठीक। नोट कर लीजिए। स्टेप डाउन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक कार्बन चैन घट जाता है, कार्बन संख्या घट जाती है, ठीक। अरे बोलिए क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? ठीक। विच आर द फॉलोइंग मोस्ट बेसिक। कौन सबसे ज़्यादा क्षार है? प्रबल क्षार है। किसका कैसा है? अच्छा, अमोनिया वाला केस आ गया, एमीन का। देखिए बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? अब कॉन्सेप्ट ले लीजिए। क्या? डोनेटिंग पावर। डोनेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। लुईस कॉन्सेप्ट कहता है, अरे याद है ना? लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है एसिड होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है क्या होता है? बेसिक होता है। तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो प्लस आई ग्रुप के होता है, प्लस आई इफेक्ट। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के। अरे बताइए ना, एसिड वाले में क्या पढ़े थे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो एसिड में तो अरे बेस में तो उल्टा हो जाएगा ना, तो वही तो किए हैं, ठीक। तो यही इसका फार्मूला है। अब देख लीजिए, जिस भी ग्रुप में प्लस आई ग्रुप लगे रहेंगे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, जिसमें माइनस आई लगे रहेंगे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जिसका सबसे ज़्यादा होगा वही होगा। अगर मैं बोलूँ जैसे लिखा है RNH2 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है PHNH2, मतलब
एरोमेटिक एमीन, एक एलिफैटिक एमीन। अब बताइए दोनों में कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दो दे रहा है तो नाइट्रोजन कहेगा भैया हमसे ले लीजिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है ही, हमको कोई दिक्कत नहीं इलेक्ट्रॉन देने में, क्योंकि हमको हमारे पास हमारे पड़ोसी हमको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, हमारे पास प्लस आई वाला ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लोन पेयर है यहाँ पे डीलोकलाइज है, इसके साथ कहेगा कि भैया हम कैसे अपना डोनेट कर दें, हम तो भाई जिंक के साथ डीलोकलाइज में हैं, हम इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस में है इस बेंजीन के साथ, तो हम डोनेट नहीं कर सकते। तो इनमें इन दोनों में पूछा जाए तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, तो कभी पूछ सकता है एलिफैटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, एलिफैटिक एमीन की। किसकी, एलिफैटिक एमीन की। किसकी, किसके कंपेरिजन में, एरोमेटिक एमीन के। किसके कंपेरिजन में, एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में एलिफैटिक की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, क्यों होती है बता दीजिए, क्योंकि इसका यहाँ पे देखिए फ्री है, यहाँ पे लोकलाइज्ड है, यहाँ पे कहीं रेजोनेंस में नहीं जा रहा है लोन पेयर, तो लोन पेयर जब कहीं रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो डोनेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, जो हमारा लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो क्या है, इसके रिंग के साथ डीलोकलाइज में है, रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो फ्री है ही नहीं। तो जब फ्री है ही नहीं तो कहाँ नाइट्रोजन बेचारा डोनेट करेगा, तो जब डोनेट नहीं कर पाएगा उसकी डोनेटिंग पावर कम हो जाएगी, जहाँ डोनेटिंग पावर कम होगी वहाँ बेसिक कैरेक्टर कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक, और मान लीजिए एक रिंग लगा हुआ है, दो रिंग लगे हुए थे, तब किसकी ज़्यादा, तो ये दो रिंग लगे हुए थे तो दो रिंग में स्टेबलाइज रहता तो और कम हो जाता, तीन रिंग लगे हुए थे तो तीन में, अगर एक रिंग लगा हुआ है, दो रिंग लगे हुए, तीन रिंग लगे हुए, अगर तीनों को कंपेरिजन करना हुआ किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो एक रिंग भाई एक ही बार एक ही रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है तो हो सकता है कि एक बार में डोनेट कर दे, लेकिन अगर तीन तीन रिंग जुड़े हुए हैं तब तो एकदम डोनेट नहीं कर सकता। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, एक अमोनिया है, अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है, और एक क्या होता है डाईमिथाइल एमीन है, डाईमिथाइल मतलब CH3 2NH, और एक क्या है ट्राईमिथाइल एमीन है, मतलब तीन मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं CH3N। अब बताइए कौन डोनेट करेगा, जिसमें प्लस आई वाले ग्रुप सबसे ज़्यादा लगे रहेंगे वही डोनेट करेगा। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर, बताइए कौन सबसे अच्छा डोनेट करेगा। इस पे देखिए तीन तीन ग्रुप लगे हुए हैं प्लस आई वाले, अरे बाप रे, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने इसको दे रहे हैं, ले लीजिए, तो एक खुशी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो ऑप्शन आप हो जाएगा सी। जितने ज़्यादा प्लस आई, देखिए प्लस आई इफेक्ट वाले जितने ज़्यादा ग्रुप रहेंगे बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक, बेसिक कैरेक्टर होता क्या है, डोनेटिंग पावर, जितने जल्दी डोनेट कर दे। ठीक, यहाँ पे दो ही लगे हुए हैं तो ए भी करेगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं लगा, हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर इन दोनों में कंपेरिजन किया जाए, अमोनिया और डाईमिथाइल एमीन में किया जाए तो किसका होगा, डाईमिथाइल एमीन का। लेकिन ट्राईमिथाइल एमीन में अगर ऐसा होता है तो ट्राईमिथाइल एमीन में क्यों होता है, क्योंकि प्लस आई वाला ग्रुप तीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 क्या लगाता है, प्लस आई ग्रुप लगाता है, तो इसके क्या बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक, ये सब किसके केस में हो रहा है, गैसियस फेस में हो रहा है। किसमें, गैसियस फेस में। एक्वस फेज में खेला हो जाता है, खेला हो वो जब एक्वस फेज बोल देगा तो उसमें खेला हो जाता है, अभी बताएंगे क्या होता है, आगे क्वेश्चन है। ठीक, चलिए ये सब गैसियस फेज में हो रहा है। नॉर्मल पूछेगा कौन सा मोस्ट बेसिक है तो प्लस आई माइनस आई रेजोनेंस वगैरह देख के बता देंगे। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन कौन सा देगा बताइए, चलिए बताइए। प्राइमरी एमीन कार्बिल एमीन देता है, बस ओनली आपके एनसीईआरटी देते हैं, ओनली प्राइमरी एमीन गिव, प्राइमरी एमीन मतलब RNH2 क्या होता है, RNH2 CHCl3 क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंट में KOH के साथ क्या मतलब क्लोरोफॉर्म और KOH दोनों रहेगा, से करके क्या बनाएंगे, आइसोसाइनाइड बनाते हैं, RNC बनाते हैं, क्या, आइसोसाइनाइड। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, कार्बिल एमीन टेस्ट कहेंगे, कार्बिल एमीन रिएक्शन। मतलब अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन में अगर डिस्टिंग्विश करना हुआ, अगर कार्बिल एमीन टेस्ट दे रहा है, कार्बिल एमाइन टेस्ट दे रहा है तो क्या होगा, प्राइमरी, बस ओनली प्राइमरी देता है। ठीक, देखिए एमीन का डिग्री डिसाइड कर लीजिए, क्या होता है, NH3 इसको क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं, क्या, अमोनिया। RNH2 लिखा हुआ है, इसको प्राइमरी एमीन कहेंगे। R2NH लिखा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी एमीन कहेंगे। अगर R3
N लिखा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, टर्शियरी एमीन कहेंगे। ठीक, अगर R4N ऐसे पॉजिटिव लिखा हुआ है तो इसको क्वाटरनरी एमीन कहेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट कहते हैं। छोड़िए, इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट यहाँ तक है। ठीक, तो ये प्राइमरी एमीन, बस कार्बाइल एमीन टेस्ट प्राइमरी एमीन देता है। ठीक, नेक्स्ट चलिए, अरेंज द फॉलोइंग ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस मीडियम लिख लीजिए, क्वेश्चन बदल दीजिए, इन एक्वस मीडियम। ठीक, CH3NH2 CH3 होल ट्वाइस NH CH3NH। बताइए, अगर गैसियस की बात करें तो प्लस आई वाला जितने ज़्यादा रहेगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक, लेकिन एक्वस फेज में खेला हो जाता है। देखिए, अगर एक्वस फेज लिख दिया, अगर एक्वस फेज आपको लिख दिया और एमीन की हमको बेसिसिटी बतानी हो तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर उसमें इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप अगर लगा हुआ है तो कौन सा नंबर आएगा, और मान लीजिए C2H5 ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, चलिए, एक मिथाइल ग्रुप लगा रहेगा और एक इथाइल ग्रुप लगा रहेगा। ठीक, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। अब याद करिए, ये क्या है, छोटा ग्रुप है, इथाइल से तो छोटा ही है, CH3 या C2 ये बड़ा है, तो बड़ा भाई के लिए बड़ा नंबर 231, छोटे भाई के लिए छोटा नंबर 213। मतलब पहले सेकेंडरी फिर प्राइमरी फिर टर्शियरी, पहले सेकेंडरी फिर टर्शियरी फिर प्राइमरी। ये किसके फेज है, एक्वस फेज के लिए है। गैसियस फेज में तो नॉर्मल रहेगा, टर्शियरी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, ये तो गैसियस फेज के लिए। लेकिन एक्वस फेज के लिए क्या होता है, बड़े भाई के लिए बड़ा नंबर, छोटे भाई के लिए छोटा नंबर। अगर इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, सगे सब्स्टिट्यूएंट इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो बड़ा भाई के लिए बड़ा नंबर लेंगे 213। मतलब पहले 2 डिग्री फिर 3 डिग्री फिर 1 डिग्री, एमीन की बात करें। इसमें क्या होगा, पहले 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 3 डिग्री। अब यहाँ पे देख लीजिए, मिथाइल ग्रुप लगे हुए मतलब छोटा भाई के लिए कौन सा नंबर, 213, छोटा नंबर। मतलब पहले सेकेंड डिग्री आएगा, पहले सेकेंड आएगा ना, फिर प्राइमरी आएगा, फिर यही हमारा ऑर्डर हो जाएगा। देख लीजिए, कहीं दिख रहा है, बताइए 213 कहाँ पे दिख रहा है, बताइए, क्लियर हुआ। अगर नॉर्मल गैसियस फेज रहता तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाता। ठीक, यहाँ पे कर दीजिएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटते क्रम में है ना, सबसे ज़्यादा किसका होगा, देख ले घट रहा है ना। अगर यहाँ पे इथाइल ग्रुप रहता, C2H5 CH3 C2H5 रहता तो नंबर क्या आता था, 231, बड़ा वाला नंबर आ जाता है। दो ही नंबर आपको याद करने, 231 213। अगर मिथाइल ग्रुप है तो 213, अगर इथाइल ग्रुप है तो 231। ठीक, क्लियर हुआ, अरे बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसका। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच आर द फॉलोइंग इज हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, सल्फोनिल, क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा होता है, यही आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है। ठीक, करता क्या है ये भी देख लीजिए, जैसे प्राइमरी एमीन लिखा हुआ है और हिंसबर्ग रिएजेंट डाले आप, पीएच में लिख रहा हूँ Cl, तो क्या यहाँ से H निकाल दीजिए, यहाँ से Cl निकाल दीजिए, आपका कुछ इस प्रकार बन जाएगा, PH S डबल बॉन्ड O, Cl निकल गया तो NH R, यही बन जाएगा। अब मान लीजिए सेकेंड डिग्री ले लेते हैं, R2NH ले लेते हैं और हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हैं। देख लीजिए करता क्या है, सीख लीजिए।
तो यहाँ से Cl लीजिए, यहाँ से H निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा PH, अरे बोलिए NR2, यही हो जाएगा। अगर 3 डिग्री लेंगे R3N ले लेते हैं, उसमें हिंसबर्ग रीजन डालते हैं तो ये रिएक्शन ही नहीं करता। ठीक, अब ये कम्प्लेक्स बना हुआ है दोनों में, आप जैसे इसमें एल्कली डालेंगे KOH या NOH, कोई भी एल्कली डालेंगे तो क्या ये सॉल्युबल होता है, 2 डिग्री वाला क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। क्या, एल्कली डालने पे इनसॉल्युबल होता है। ठीक, क्लियर हुआ। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में अगर डिस्टिंग्विश करना हुआ हमको, किसमें क्या हुआ, प्राइमरी अमीन है, ये क्या सेकेंडरी अमीन है। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में हमको डिस्टिंग्विश करना हुआ, अलग अलग हुआ, तो उसमें हिंसबर्ग रीजन डाल दीजिए और क्या करिए, उसमें एल्कली जैसे डालेंगे अगर सॉल्युबल हो जा रहा है तो क्या होगा, प्राइमरी होगा। अगर इनसॉल्युबल हो रहा है तो हमारा क्या होगा बताइए, अगर इनसॉल्युबल हो रहा है तो बोलिए तो सेकेंडरी होगा। और टर्सरी तो शुरू में ही रिएक्शन नहीं देता, तो यहाँ क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यहाँ पे एसिड हटा दीजिए। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा। तो इतना भी आप याद कर लेंगे कि हिंसबर्ग रीजन करता क्या है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को अलग करने में। कार्बन एमीन टेस्ट क्या कौन सा देता है, बस प्राइमरी एमीन देता है, बनता क्या है, आइसोसाइनाइड बनता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कार्बन एमीन देख लीजिए ना, आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक, फ्यूल स्मेल का होता है, बहुत गंदा स्मेल होता है। ठीक, तो बस प्राइमरी, ओनली प्राइमरी एमीन देता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ओनली प्राइमरी एमीन देता है, सेकेंडरी नहीं देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमर इज कोपॉलीमर। कौन सा कोपॉलीमर है, पहले तो कोपॉलीमर होता क्या है, पहले तो पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर को बहुलक भी कहते हैं, जब एक लक मिलते हैं तो बहुलक बनता है। तो पॉलीमर क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल है। क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल, बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता है। किससे बनता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनता है। किससे बनता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल। जब हमारा बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। अब 2 वर्ड आता है, एक होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। देखिए एडिशन पॉलीमर जो हमारा होता है, थोड़ा सीख लीजिए ज्ञान की बात, इसको क्या कहते हैं, योगज बहुलक कहते हैं, योगज बहुलक। ये 2 प्रकार का होता है, एक होमोपॉलीमर और एक कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में क्या होगा, सेम टाइप के मोनोमर यूनिट्स बने रहेंगे, सेम टाइप के मोनोमर, सेम टाइप मोनोमर रहेंगे। क्या, सेम टाइप मोनोमर रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम टाइप मोनोमर रहेंगे। वही कोपॉलीमर में क्या होगा, डिफरेंट टाइप के मोनोमर रहते हैं। क्या, डिफरेंट टाइप मोनोमर। ठीक, अगर सेम टाइप मोनोमर रहेंगे तो क्या होगा, होमोपॉलीमर। अगर डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट रहेंगे, क्योंकि पॉलीमर किससे बन रहा है, मोनोमर यूनिट से बन रहा है ना, तो क्या होगा, इसमें एग्जांपल देख लीजिए कौन कौन से आते हैं। पॉलीइथाइलिन, पीवीसी है, टेफ्लॉन है, पीएसी है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है, पीएएन जिसको कहते हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है, पॉलीस्टाइरीन है। ठीक, पॉलीस्टाइरीन हो गया, बताइए और क्या, टेफ्लॉन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल हो गया, बस पीवीसी हो गया। ठीक, और इसमें कौन कौन से आते हैं, ब्यूना एस और ब्यूना एन, 2 आपके क्या आते हैं, कोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर पूछ रहा तो कौन सा होगा, ब्यूना एस ब्यूना एन दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अच्छा, इनका सब हम लिख देते हैं मोनोमर यूनिट, तो आप लोगों को आसान रहेगा। क्या है पहला, पॉलीमर, एक में इसमें लेते हैं मोनोमर। चलिए एक टेबल बना देते हैं तो सही रहेगा। पहला क्या था, पॉलीइथाइलिन, क्या जिसको पॉलीथीन भी बोलते हैं, पॉलीइथाइलिन। इसका मोनोमर क्या होगा, इथीन होगा।
क्या, इथीन। देख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब जब ये पॉलीमराइज करेगा, दो टाइप से पॉलीमराइज करता है, एक हाई प्रेशर पे, एक लो प्रेशर पे। लो प्रेशर पे रहेगा और जिगलर नाटा कैटेलिस्ट के प्रेजेंट में रहेगा, तो हमारा क्या बनता है बताइए, HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीमर। तो जिगलर नाटा के प्रेजेंट में रहेगा, अगर जिगलर नाटा कैटालिस्ट के प्रेजेंट में अगर बनता है HDPE, अगर वही हाई प्रेशर कर दीजिए, मतलब 2000 से 3000 ATM कर दीजिए, तो हमारा क्या बनता है CH2 बनेगा, पॉलीथीन है, लेकिन क्या रहेगा LDPE रहेगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन रहेगा। तो HDPE बनाने के लिए जिगलर नाटा का उपयोग होता है, कैटालिस्ट का प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान लीजिए। जिगलर नाटा कैटालिस्ट होता क्या है, TiCl4 प्लस मिथाइल एल्युमिनियम टेट्रा इथाइल, मतलब C2H5 3Al, ये हमारा क्या है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। एल्युमिनियम ट्राई इथाइल। ठीक, अगर इसके प्रेजेंट में होगा तो हमारा HDPE बनेगा, अगर नॉर्मल हो रहा है, हाई प्रेशर के प्रेजेंट में हो रहा है, तो LDPE बनता है। ठीक, क्लियर हुआ। दूसरा क्या था हमारा, PVC। चलिए PVC भी नोट कर लीजिए। PVC, इसको क्या नाम देते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, इसका मोनोमर क्या होगा बताइए, विनाइल क्लोराइड। क्या, विनाइल क्लोराइड होगा। देख लीजिए कैसा दिखता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, हमारा क्या है विनाइल क्लोराइड है। नेक्स्ट क्या है, पॉलीइथाइलिन PVC टेफ्लॉन है। क्या, टेफ्लॉन। इसका क्या नाम है, पॉलीटेट्रा इथीन। ठीक, इसका मोनोमर क्या होगा बताइए, पॉलीटेट्रा का टेट्राफ्लोरोइथीन। क्या, सही बोले आप लोग, टेट्राफ्लोरोइथीन। सब मोनोमर लिख रहे हैं, देख लीजिए कैसा दिखता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये क्या है टेट्राफ्लोरोइथीन है। ठीक, ये क्या है विनाइल क्लोराइड है। नेक्स्ट क्या है, टेफ्लॉन हो गया। PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक, इसका मोनोमर क्या होगा, एक्राइलोनाइट्राइल होता है। क्या, एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक, देख लीजिए कैसा दिखता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CN। ठीक, तो एक्राइलोनाइट्राइल हो गया। इसको ऑर्लॉन भी बोलते हैं, एक और इसका नाम है, PN का एक नाम क्या है, ऑर्लॉन। लिख लीजिए ऑर्लॉन। ठीक, नेक्स्ट क्या है, PN पॉलीस्टाइरिन है। चलिए इसका भी लिख लेते हैं, पांचवा क्या है, पॉलीस्टाइरिन। बहुत इंपॉर्टेंट लिखा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा पॉलीमर से, स्टाइरिन। ठीक, इसका मोनोमर क्या होगा बताइए, स्टाइरिन होगा। क्या, स्टाइरिन। दिखेगा कैसा, फिनाइल रिंग बना दीजिए, देखिए कैसा दिखेगा स्टाइरिन। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमारा हो गया स्टाइरिन हो गया। ठीक, तो होमोपॉलीमर हमारे हिसाब से खत्म हो गया। अब बचता है कोपॉलीमर। चलिए कोपॉलीमर भी नोट कर लेते हैं, ब्यूनायस और ब्यूनायन को भी। समझ में आया, तो मतलब पॉलीइथाइलिन का मोनोमर क्या होगा, इथीन होगा। अगर जिगलर नाटा कैटालिस्ट में पॉलीमराइज कर रहा है तो HDPE बनेगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा। अगर
जिगरल नाटा कैटालिस्ट के प्रेजेंट में नहीं हो रहा है, हाई प्रेशर हो रहा है तो एलडीपी बनेगा। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका नाम होता है, फुल फॉर्म याद कर लीजिए। बनता कैसे है, विनाइल क्लोराइड से बनता है, पॉलीमराइज होता है। विनाइल क्लोराइड कुछ इस प्रकार का होता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का एक और नाम है का क्या, पॉलीटेट्राइथीन नाम है। पॉलीटेट्राइथीन का मोनोमर क्या होगा, टेट्राफ्लोरोइथेन। ठीक, टेफ्लॉन में इसका नाम लिख दीजिए, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन नाम है, यहाँ पे फ्लोरो भी कर दिएगा, फ्लोरोइथेन। तो क्या टेट्राफ्लोरोइथेन है, स्ट्रक्चर इस प्रकार का है। पीएन का क्या नाम है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसको ऑर्लॉन भी बोलते हैं। इसका मोनोमर यूनिट क्या होगा, एक्राइलोनाइट्राइल होगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अगर पॉलीस्टाइरीन की बात करें तो इसका मोनोमर यूनिट क्या होगा, स्टाइरीन होगा, जो कि स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा। तो आपका एडिशन पॉलीमर में जो होमोपॉलीमर है ये सब होमोपॉलीमर हो गए। तो चलिए अब थोड़ा कोपॉलीमर भी देख लेते हैं। कोपॉलीमर में दो ही हैं आपके कोपॉलीमर में, पहला क्या है, ब्यूना एस। ब्यूना एस का मोनोमर यूनिट दो प्रकार का, दो डिफरेंट टाइप के बनेंगे। देखिए इसको हम क्यों बोल रहे थे होमोपॉलीमर, एक ही टाइप के हमारे मोनोमर यूनिट थे। अब इसमें क्या होगा, कोपॉलीमर है, डिफरेंट टाइप के होंगे, जिसमें पहला क्या होगा, ब्यूट 1,3 डाइन है, ब्यूट 1,3 डाइन प्लस स्टाइरिन होगा। ठीक, देख लीजिए क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH 1 2 CH2 1 2 3 4। देखिए ब्यूट 1 2 3 पे डबल बॉन्ड रहा है, डाइन। ठीक, स्टाइरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है अभी बता चुके हैं, CH2 CH, स्टाइरिन का स्ट्रक्चर होगा। तो ब्यूना एस हो गया, सॉरी ब्यूना एन भी देख लीजिए क्या, इसमें भी होगा ब्यूट 1,3 डाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल, क्या, एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक, तो इसमें तो वही होगा, एक्राइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर देखिए 1,3 बीटा डाइन का स्ट्रक्चर यही है, और एक्राइलोनाइट्राइल का क्या होगा, CH2 ताकि CH, यहाँ पे CN रहेगा। ठीक, 1,3 बीटा डाइन का स्ट्रक्चर बना दिए, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। ठीक, तो ये ब्यूना एस हो गया, ब्यूना एन हो गया। ठीक, क्लियर हुआ। तो ब्यूना एस में क्या रहेगा, ब्यूटा 1,3 डाइन रहेगा प्लस स्टाइरिन रहेगा, तो ब्यूना एस होगा। ये सब क्या है, कोपॉलीमर है। अगर ब्यूना एन की बात करें तो ब्यूट 1,3 डाइन एक्राइलोनाइट्राइल रहेगा, तो क्या होगा, ब्यूना एन रहेगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, नायलॉन 6,6 का क्या होगा, क्या, नायलॉन 6,6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नायलॉन 6,6। इसका मोनोमर क्या होता है, लिख लीजिए, हेक्सा मिथाइलिन डायामीन प्लस एडिपिक एसिड। ठीक, देख लीजिए स्ट्रक्चर दोनों का कैसा होता है, हेक्सा मिथाइलिन डाइलेमिन का NH2, मतलब NH2CH3 होल 6 NH2, एडिपिक एसिड का देख लीजिए क्या होगा, CH3 4 ये हमारा क्या है, एडिपिक एसिड है। तो हेक्सामिथाइलिन और डायमीन और एडिपिक एसिड देख लीजिए, इसके मोनोमर यूनिट होते हैं किसके, नायलॉन 6,6 के। क्यों नायलॉन 6,6 कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी देखिए 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसको नायलॉन 6,6 कहते हैं। एक और होता है नायलॉन 6 होता है, इसका मोनोमर यूनिट क्या होता है, कैप्रोलैक्टम। क्या, कैप्रोलैक्टम। स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा होगा, ठीक, ये कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर है। ठीक, क्लियर हुआ, अरे बोलिए। और एक लास्ट लिख लीजिए, बैकेलाइट पूछता है, बैकेलाइट। बैकेलाइट का मोनोमर क्या होता है, ये सब क्या लिख रहे हैं, मोनोमर है इसका। ठीक, इसका मोनोमर क्या है, नायलॉन 6,6 का हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड है। और इसका देख लीजिए बैकेलाइट का क्या होता है, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड।
फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिनॉल का कुछ इस तरह से होता है, OH प्लस HCHO। देखिए होता क्या है, पहले पीएच फिनाल और CHO HCHO फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करके नोलेक बनाते हैं। नोलेक जब क्रॉस लिंकिंग होती है तो हमको बेकेलाइट मिलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसका मोनोमर यूनिट। मोनोमर यूनिट क्या है? फिनाल प्लस फॉर्मल्डिहाइड है। क्वेश्चन ये पूछ चुका है, नालन 6 वाला भी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। तो देखिए ना, प्रीवियस ईयर भी साथ साथ सॉल्व हो रहा है आप लोग का। सॉरी। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। ये सीरीज अब हम लाइव मिलेंगे, आप लोग पता है, अनाउंसमेंट तो हो ही चुकी है। तो अगला एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब हो चुका है। तो अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करेगा, जैसे पहले वीडियो हम किए थे, बहुत अच्छा लगा, तहे दिल से आप लोग का धन्यवाद। चलिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।